नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया बिंदु लेकर के आए हैं जो कि स्नातक के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है। हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन किया। कितने ग्रंथ जो मुख्य हैं जो हिंदी साहित्य इतिहास में लिखे गए उनका अध्ययन किया और इससे पहले के वीडियो में हमने उनके कालखंडों के वर्गीकरण पर भी अध्ययन किया। अब जो हम आज जिस बिंदु पर रोशनी डालने जा रहे हैं वो है ये कालखंडों के नामकरण संबंधी विवादों पर। हिंदी साहित्य के दो काल ऐसे हैं जिन पर नामकरण पर विवाद रहा और सबसे ज्यादा विवाद जिस कालखंड या जिस युग पर रहा है वो हमारा आदिकाल है। इसीलिए इस आदिकाल को हम विवादों का काल भी कहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि विवादों का काल किस कालखंड को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक विवाद जो है हमारे प्रथम कालखंड यानी आदिकाल पे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आदिकाल का ही वर्णन करते हैं। आदिकाल पे कल हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग आलोचकों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने इस कालखंड को क्या नाम दिया है। किसी ने इसे चारण काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने वीर काल कहा, तो किसी ने वीर गाथा काल कहा। यानी सभी आलोचक या साहित्यकार या लेखक इस नाम पर एक मत नहीं थे। तो हम लेकर के चलते हैं कि प्रत्येक नाम पर किस किस प्रकार के आक्षेप लगे, क्यों उस नाम को मान्यता नहीं मिली, इस बात की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे मुख्य ग्रियर्सन जी ही हैं, तो हम उसी को लेकर के चलते हैं। तो ग्रियर्सन ने, मैंने आपको कल बताया था, नाम दिया था चारण काल और मैंने इसके साथ ये भी बताया था कि इनके अलावा एक और शख्सियत है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने इस काल को चारण काल और संधि काल संज्ञा दी थी। लेकिन जो ये नाम दिया गया चारण काल सबसे पहले ग्रियर्सन जी द्वारा दिया गया, उन्होंने इस कालखंड को 700 ईस्वी से लेकर 1000 तक ईस्वी तक ले जाते हैं। 700 से प्रारंभ करते हैं, लेकिन 1000 ईस्वी से पहले किसी भी चारण रचना का वर्णन वो नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है, जिस जाति के नाम पर इस कालखंड का नामकरण कर दिया, उसी के कवियों, लेखकों या साहित्यकारों का वर्णन ये 1000 यानी इसकी अंतिम सीमा है, उससे पहले करते ही नहीं। तो यानी कि वे अपने ही मत का खंडन, अपने ही नामकरण का खंडन यहां पर करते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा, इस काल खंड के जो नामकरण है चारण काल, इस नाम से किसी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। चारण किसी प्रवृत्ति का नाम नहीं, बल्कि किसका बोध होता है? साहित्यकारों या रचनाकारों का। तो इससे ये पता चलता है कि क्या इस युग में सिर्फ चारण जाति के कवियों या लेखकों द्वारा ही रचनाएं की गई? क्या किसी और जाति के लेखकों या कवियों को इसमें स्थान नहीं दिया जाएगा? क्या नाथ, सिद्ध और जैन, उनको इस कोटि से बाहर निकाल दें? या कि चारण साहित्यकारों की संख्या इतनी ज्यादा हो कि इस युग में उनकी रचनाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही हों? ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए इस युग का जो चारण काल नाम दिया गया वह अमान्य घोषित हो गया, यानी खुद के मत का खुद ही विरोधाभासी था ये। क्योंकि ये नाम देते हुए भी 1000 ईस्वी से पूर्व किसी भी चारण कवि का वर्णन स्वयं ग्रियर्सन भी नहीं करते। इसलिए अपने ही नामकरण पर खुद ने विरोधाभासी वक्तव्य देकर, विरोधाभासी वर्णन कर इस नामकरण का खंडन कर दिया। दूसरा, हम नाम लेते हैं मिश्रबंधु का। और नाम दिया था, आपको पता है, कल हमने चर्चा भी की थी, आरंभिक या प्रारंभिक काल। ये जो नाम है, ये काल आरंभ यानी किसी भी चीज की शुरुआत, ये काल मात्र की संज्ञा सूचक है, शब्द है। उस काल विशेष की, उस काल सूचक संज्ञा हो गई है। आरंभिक यानी क्या? साहित्य का आरंभ हो रहा था, साहित्यकारों का आरंभ हो रहा था, किसी प्रवृत्ति का आरंभ हो रहा था,
क्या चीज, किस चीज का आरंभिक काल, इस बात की चर्चा वो नहीं कर पाए। इसलिए ये काल सूचक संज्ञा होने की वजह से, काल सूचक संज्ञा होने की वजह से किसी भी एक प्रवृत्ति का बोध नहीं करा पाए, ये नहीं बता पाए कि इसमें किस किस प्रवृत्ति की रचनाओं को उन्होंने शामिल किया है। सिर्फ आरंभिक काल कहने मात्र से उस युग की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, इसलिए ये नाम भी अमान्य सा लगता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा विवादित रहा, शुक्ल जी। मैंने आपको कल भी कहा था कि जब भी मैं शुक्ल जी लिखूं तो मान लीजिए कि मैं रामचंद्र शुक्ल का वर्णन कर रही हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो आलोचक रहे हैं उनका नाम। अब इन्होंने नाम दिया था वीर गाथा काल, सबसे ज्यादा विवादित रहा। ज्यादा विवादित होने के कारण बाद में मैंने आपको बताया था इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया था और दोबारा से इसका नाम आदिकाल रख दिया था। लेकिन प्रारंभ में जो उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, इसके पक्ष में कोई भी ठोस प्रमाण उपस्थित नहीं कर पाए। जिन 12 रचनाओं का वर्णन ये करते हैं उनमें से सबसे पहले तो इन्होंने जो जिनको वीर गाथा काल यानी उसमें वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए, 3 कृतियां ऐसी थी, बीसल देव रासो, खुसरो की पहेलियां, और तीसरी विद्यापति पदावली। ये 3 रचना ऐसी वीर रसात्मक है ही नहीं। ये दोनों तो श्रृंगार प्रधान है, तो इसमें वीर रस है ही नहीं, श्रृंगार रस की प्रधानता है। और ये जो है ये मनोरंजन के उद्देश्य यानी प्रहेलिका अलंकार को लेकर के चलती है, तो इनमें कहां वीर रस है। अगली बात, इनको तो वीर रस ना होने की वजह से श्रेणी से बाहर कर दिया। कुछ रचनाएं ऐसी है जिनको अपभ्रंश की मानते हैं, जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका और हमीर रासो। ये कुछ रचनाएं ऐसी है जिनको ये अपभ्रंश की मानते हैं, शेष सभी रचनाओं को देश भाषा की मानते हैं। तीसरा, इन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं हैं जैसे जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, ये रचनाएं तो ऐसी है जो कि उपलब्ध ही नहीं है यानी अनुपलब्ध है। तो देख लीजिए जिन 12 रचनाओं को लेकर के चल रहे थे उनमें से 3 तो ऐसी है जिनमें ये रस ही नहीं है, तो उसको वीर गाथा काल में नामकरण उसके लिए अनुपयुक्त हो गया। कुछ रचनाएं ऐसी है, ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रसो, उसको ये अपभ्रंश की मान लेते हैं यानी साहित्य की कोटि से बाहर हो गई, हिंदी साहित्य की कोटि से बाहर हो गई। ठीक है, दो तीन रचनाएं ऐसी है, जयमयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, हमीर रासो आदि, जो कि उपलब्ध ही नहीं है, जिनके कुछ छंद ही हमें उपलब्ध होते हैं या किसी और रचना में उसका वर्णन हमें उपलब्ध होता है। तो ये 3 प्रकार के विरोधाभास इनके खुद के नामकरण में मिलते हैं। दूसरा, सिद्धनाथ और जैन जो साहित्य था वो भी रसात्मक नहीं था, तो महाशय ने इन 3 प्रकार के लेखकों की रचनाओं को सांप्रदायिक और धार्मिक कह के साहित्य की कोटि से ही बाहर कर दिया। ये यदि हम आदिकाल में से इन 3 प्रकार के कवियों की रचनाओं को निकाल देते हैं तो मान लीजिए कि आदिकाल में सिर्फ चंद नाम मात्र की रचनाएं ही रह जाएगी जो कि वीर रसात्मक है। छोटा सा हो जाएगा काल। जो मुख्य रचना है सिद्धनाथ, जैन और चौथा हम रासो काव्य पढ़ते हैं, इसके अलावा फुटकल काव्य पढ़ते हैं जिनमें हम खुसरो और विद्यापति को खुसरो और ढोला मारूरे दूहों को शामिल करते हैं। और जो हमारे रासो काव्य हैं वो अलग कैटेगरी में ना। जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो हम 5 प्रकार की श्रेणियां पढ़ेंगे इसमें, सिद्धनाथ, जैन, रासो काव्य और फुटकर काव्य। उनमें से इन 3 प्रकार की श्रेणियों को तो इन्होंने साहित्य की कोटि से ही बाहर कर दिया और उसे सांप्रदायिक कह दिया। तो इन बातों को लेकर के जो परिवर्ती साहित्यकार थे उन्होंने बहुत ज्यादा आक्षेप इस नामकरण के ऊपर लगाए, जिसके फलस्वरूप शुक्ल जी ने स्वयं ने ही
क्योंकि वो खुद ही अपने तर्क का, अपने मत का खंडन करते चले गए। जैसे जैसे इन्होंने आगे वर्णन किया, खुद के मत का खुद ही खंडन कर दिया। इसलिए आगे चल के इन्होंने स्वयं ही इस काल का नाम बदल के आदिकाल कर दिया। इससे आगे चलते हैं हम। देखिए, अभी तक तो नामकरण पर ही विवाद चल रहा है। जब प्रवृत्तियों और जब इसकी प्रामाणिकता की बात आएगी तब विवाद आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जी इस कालखंड को नाम देते हैं, मैंने आपको बताया, संधि और चारण काल। संधि व चारण काल। तो चारण काल के संबंध में तो वही विवाद है जो ग्रियर्सन के संबंध में था, यानी किसी एक प्रवृत्ति का बोध नहीं कराता। और संधि नाम से ये भाषा की संधि का बोध करा रहे हैं क्या, या क्या बताना चाह रहे हैं, इस बात को खुद ही स्पष्ट नहीं कर पाए। यानी संधि से पता चलता है कि नहीं भाषाओं की संधि की बात चल रही है। जैसे अपभ्रंश और हिंदी या पुरानी हिंदी के का संधि काल था, और चारण यानी उस युग में केवल चारण जाति के ही साहित्यकारों द्वारा रचनाएं लिखी गई। यानी इन सब से भी किसी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, इसलिए इसको भी हम खंडित करते हैं। राहुल संकृत्यन, अब राहुल जी की बात करते हैं। राहुल जी जो है इस काल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। सिद्ध सामंत काल, ये भी उसी प्रकार की बात है कि इन्होंने सिद्धों और नाथों और जैनों को अलग कर दिया, और इन्होंने सिद्धों के अलावा सभी को साहित्य की कोटि से बाहर, वही बात हो गई। तो सिद्ध से पता चलता है किसी एक रचनाकार, और सामंत से पता चलता है उन रचनाकारों के आश्रयदाता। तो इससे भी किसी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, इसलिए आलोचकों ने इस नाम को भी अमान्य घोषित कर दिया। अब चलते हैं महावीर प्रसाद जी की ओर, जिन्होंने इसे बीज वपन काल कहा था। छठे नंबर पे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इसे बीज वपन काल कहा था। बीज वपन काल, इससे भी साहित्य की शैशवावस्था का अंदाजा लगा सकते हैं हम। हमें यह नहीं पता चलता उस साहित्य की प्रवृत्ति कैसी रही है, उस कालखंड में किस किस प्रकार के रचनाकार रहे हैं, उन रचनाकारों ने किस किस तरह के साहित्य को रचा है, उसे किस कोटि में रखा जाए, इस प्रकार का वर्णन इसमें नहीं मिलता। इसमें तो बस साहित्यिक प्रवृत्तियों की आरंभिक अवस्थाओं का वर्णन पता चल रहा है, यानी कि हमें पता चलता है कि साहित्य इस जगह शैशवावस्था में चल रहा था। अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, या उससे पहले हम एक विश्वनाथ मिश्र की ओर बात करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और इस काल को नाम वीर काल दिया है। हम देखते हैं ये वीर काल और वीर गाथा काल आपस में कुछ मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं, इसलिए इस नाम पर आलोचकों ने यह आक्षेप लगाया कि ये नामकरण शुक्ल जी के नामकरण का पिष्ट पेषण मात्र है, यानी उसको जैसा था वैसा का वैसा विरोध करते हुए भी वीर गाथा को बदल के वीर काल नाम कर दिया गया। इस तरह का आक्षेप इस पे लगा। अब हम लेते हैं अंतिम हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, जिन्होंने इस युग को सबसे पहले आदिकाल की संज्ञा दी। जो उनके द्वारा ये संज्ञा दी गई वो उनसे पूर्ववर्ती और परवर्ती समस्त आलोचकों द्वारा इसे ग्रहण किया गया। वजह क्या थी, सुनिए। सबसे पहली बात, प्रवृत्ति का बोध करा रहा है। किस प्रकार देखी, परवर्ती कालखंड क्या थे, भक्ति, रीति, आधुनिक, इस प्रकार की प्रवृत्तियां थी। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इस प्रकार के कालखंड हम आगे के कालखंडों को नाम इस प्रकार देते आए हैं और समस्त आलोचकों ने इसी प्रकार से इसमें दिया है। यहाँ भक्ति की प्रवृत्ति थी सर्वाधिक, यहाँ रीति की प्रवृत्ति थी सर्वाधिक, और यहाँ आधुनिकता की मांग थी। आधुनिकता दिखाई दे रही है, और आधुनिकता का मतलब क्या, तर्क संगत बात करना। तो समस्त रचनाओं में ये सब मिलता है। तो इसके इन सभी परवर्ती जो कालखंड थे उनकी आदि स्थिति यानी उनकी आरंभिक
स्थिति का पता चलता है। यानी कि परवर्ती समस्त विकसित साहित्यिक प्रवृत्तियों के आदि प्रवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी कि बाद की जितनी भी प्रवृत्तियां विकसित हुई, बाद के कालों में जितनी भी प्रवृत्तियां विकसित हुई, उनके आदि स्वरूप को यानी आरंभिक स्वरूप को ये नाम प्रकट करता है, उसी का प्रवर्तन करता है। इसीलिए जब तक कोई और अन्य नाम नहीं सुझाया जाता, तब तक शेष समस्त इनके पूर्ववर्ती और इनके परवर्तियों ने इस नाम को अपना लिया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण करते हुए जो वीर गाथा काल नाम दिया था, उसको उन्होंने आदिकाल नाम दे दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे विवाद इस युग में रहे हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।